हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी अकेडमी। तो आज मैं बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे आते हैं अपने टॉपिक को देखते हैं और इस टॉपिक को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ नई बात सीखी। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है नरेशन। ओके, तो देखिए नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। कथन का मतलब होता है कही गई बात, यानी हम जो बोलते हैं ना वो सब के सब नरेशन ही होता है, जिसको हम इंग्लिश में स्पीच भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो नरेशन है वही क्या है, स्पीच है। ओके, अब हमारे बोलने के दो तरीके होते हैं। वो एक होता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। मैंने पहले कहा था स्पीच और नरेशन एक ही चीज़ है। तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। देखिए सपोज़ कीजिए हम क्लास में हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा किसी बच्चे से कि यहाँ आओ, तो मैंने उससे डायरेक्ट बोला कम हियर। जैसे एग्जांपल लिखा जाए, द टीचर सेड टू द बॉय कमेंट कामा कम हियर। तो मैंने उसे डायरेक्ट बोला कम हियर। अब उसको मेरी बात समझ में नहीं आई, तो उसके बगल में जो लड़का बैठा है उसने कहा कि सर ने तुमको बुलाया है, सर ने कहा है कि तुम वहाँ जाओ। तो मेरी कही गई बात को उसने अपने शब्दों में कह दिया, तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। हमने जो डायरेक्ट उसे बोला वो था डायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच की डिफिनेशन एक ये भी है कि जो बातें इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती हैं या जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा में होता है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके, तो ये आपका है डायरेक्ट स्पीच। अगर हम इसको बदल दें तो बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो देयर। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए हम इसको बना भी देते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो देयर। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ओके, अब डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए एक होता है रिपोर्टिंग पार्ट, एक होता है रिपोर्टिंग पार्ट और एक होता है रिपोर्टेड पार्ट। तो आपको मैं बता दूँ इसी में कि क्या है रिपोर्टिंग पार्ट और क्या है रिपोर्टेड पार्ट। तो देखिए ये जो हिस्सा पूरा है आपका, ये आपका है हिस्सा रिपोर्टिंग पार्ट, और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये है रिपोर्टेड पार्ट। ओके, ये है रिपोर्टिंग पार्ट, ये है रिपोर्टेड पार्ट। और यहाँ पर जो ये वर्ब दिया होता है जिसको हम क्रिया कहते हैं, यहाँ पर से हो सकता है, सेज हो सकता है, सेड हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, अब देखिए रिपोर्टिंग पार्ट का यहाँ पर ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो इतनी बातें बताना आपको ज़रूरत थी कि इतनी बातें आप जान जाएंगे कि रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है। इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। ओके, तो जब मैं नाम लूँगा रिपोर्टिंग वर्ब का तो मैं आर और वी लिखूँगा, और जब मैं नाम लूँगा रिपोर्टेड पार्ट का तो आर और पी लिखूँगा। ओके, अब देखिए नरेशन में आपको असर्टिव सेंटेंस जानना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानना होगा, इम्पेरेटिव जानना होगा, एक्सक्लेमेटरी जानना होगा, ऑब्जेक्टिव जानना होगा और डायलॉग वाले सेंटेंस जानने होंगे। ओके, ये सारे सेंटेंस पढ़ाने में मुझे कई वीडियो के जो है पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चालू करूँगा असर्टिव सेंटेंस। ओके, अब असर्टिव सेंटेंस में आपको तीन तरह के चेंजेस पढ़नी होती है। नंबर एक टेंस या वर्ब में चेंजेस, यानी टेंस या वर्ब में परिवर्तन। नंबर टू प्रोनाउन में परिवर्तन और नंबर थ्री निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो आज के हम इस वीडियो में आपको असर्टिव सेंटेंस के वर्ब और टेंस में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके, अब इसमें आपको क्या होगा कि इसमें कुछ स्पेशल रूल भी हैं जो आपको बहुत जानना ज़रूरी है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, देखिए इसके अंतर्गत तीन चेंज पढ़ने होते हैं। नंबर एक टेंस आब्लिक वर्ब में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस और वर्ब में परिवर्तन। ओके, तो देखिए इसके लिए अभी आपको फिलहाल 5 रूल्स जानने होंगे। ठीक, तो आइए पहले एक एक रूल को समझ लेते हैं।
तो देखिए रूल नंबर 1 है कि रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया था, जो क्रिया होती है रिपोर्टिंग पार्ट की उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब से सेट के बाद अगर टू आया हो, यानी कहने मतलब उसमें कोई अगर ऑब्जेक्ट दिया हो, रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट तो दिया ही होगा, रिपोर्टिंग पार्ट का अगर ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो हम क्या करते हैं, से टू को हटाकर टेल कर लेते हैं, सेस टू को हटा के टेल्स कर लेते हैं, सेट टू को हटा करके टोल कर लेते हैं। ओके, फिर हम रूल नंबर 2, यदि सेंटेंस असर्टिव है तभी ये रूल लगेंगे सारे। कॉमा इनवर्ट कामा के स्थान पर दैट का यूज़ कर लेना है, यानी कॉमा इनवर्ट कामा का हटा करके दैट कर लेना है। इसका कहने मतलब ये है कि सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मानना है। ओके, रूल नंबर 3 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस और वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ये एक रूल है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में हो, सपोज दैट एक एग्जांपल यहीं पर हम दे दें, जैसे लिखा हो रमेश सेज टू मी ही इज अ बॉय। देखिए अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगता है, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। ओके, अगर यहाँ लिखा होता रमेश विल से, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यानी यहाँ पर विल शैल हो या प्रेजेंट टेंस की कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया हो तब ये वर्ब दिया हो, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ना इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या था, से टू को टेल में, सेस टू को टेल्स में। तो हम अगर इसको बनाएं तो बनेगा रमेश टेल्स मी, कमेंट का जब क्या लगाना है, दैट। अब इसके टेंस को कोई भी चेंज नहीं करना है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। देखिए लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसके पार्ट इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो ही इज़ अ बॉयज। ओके, इसी सेंटेंस में अगर विल लिखा होता तो भी हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। ओके, अब आइए देखते हैं रूल नंबर 4 को। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाए, मतलब कि सेड हो जाए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाए, या हैड के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, कुल मिलाकर के पास्ट टेंस में हो, तो भाई इनडायरेक्ट टेंस बनाते समय, इनडायरेक्ट जब उसका बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम परिवर्तन करते हैं। और क्या परिवर्तन करते हैं, आइए ज़रा सीखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कब, जरा इसको मिटा लेते हैं और जरा देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा है रमेश सेड टू मी ही हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पर ये क्या है, सेड है, और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये पास्ट टेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये पास्ट टेंस है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा, और टेंस कैसे बदलता है, वर्ब को बदलने से। ओके, तो देखिए यही लिखा है कि अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना है। अगर यहाँ पर डू डज है तो उसको हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। अगर हैज की जगह पे इज एम आर है तो उसको हम वॉज वर्ब में कर देंगे। अगर यहाँ पर हैज हैव है तो हम इसको हैड में कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो। अगर इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड आया, यानी कि ये ऑलरेडी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आया हो, तो हम इसमें क्या कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देंगे। अगर ये वॉज वर आया हो, कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो इसको हम हैड बीन में कर लेंगे। अगर कोई मॉडल वर्ब आया हो, जैसे विल का वुड कर लेंगे, शैल का शुड कर लेंगे, कैन का कुड कर लेंगे, मे का माइट कर लेंगे, मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे, ऑट टू अगर लिखा है तो ऑट टू ही रहने देंगे। ओके, तो ये है हमारा रूल 4। आइए जरा एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको हमको अगर इनडायरेक्ट बनाना है तो लिखना होगा रमेश सेड टू, जब क्या हो गया, टोल्ड मी, कमेंट का जब क्या हो गया, दैट, रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में से कोई एक ही रूल लगता है, ध्यान रखिएगा। अगर रूल नंबर 3 लगता है तो फिर 4 को नहीं सोचना है, 4 लग रहा है तो 3 के बारे में नहीं सोचना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई होगा।
तो हमने देखा ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग पार्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब इसकी पास्ट टेंस में है। तो हम क्या करेंगे, इसके वर्ब को या टेंस को बदलेंगे। तो हैज की जगह मैंने क्या बताया है, हैड, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ओके, तो ये था तो आपका भैया रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 4 तक की। आइए और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जरा इसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। तो देखिए इसको अगर बनाना है तो हम लिखेंगे ही सेड टू को टोल्ड करेंगे, मी कॉमेंट क्या पे दैट लगेंगे, मोहन। और देखिए ये है पास्ट टेंस में, तो भाई इसके टेंस को बदलना है और टेंस बदलेगा वर्ब बदलने पर। अब सिंग्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको वर्क कर लेना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सिंग की सेकेंड फॉर्म sang a song, बन गया सेंटेंस। कितना आसान है देखिए। दूसरा बनाना हो, दे सेड। अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम सेड को नहीं बदलेंगे, कॉमेंट क्या लगा देंगे, दैट। हरी इज है तो क्या कर देंगे, वॉज रनिंग ऑन द रोड। ठीक, तीसरे सेंटेंस को देख लें, द टीचर सेड। फिर से ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं बदलना है। द टीचर सेड, कॉमेंट अब क्या हो जाएगा, दैट सीता। अब सिंग्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, sang। ये दोनों एग्जाम्पल एक ही हो गया है, सॉरी। ये देखिए, माई फादर सेड टू मी धोनी प्लेड वेल। तो माई फादर सेड टू क्या हो गया, टोल्ड मी दैट धोनी प्लेड। वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है। देखिए तो क्या करना है, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड वेल। ओके, तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम रूल नंबर 4 को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। ठीक, अब हमारा जो रूल नंबर 5 है वो क्या है, आइए जरा उस पर देखते हैं रूल नंबर 5 को। तो रूल नंबर 5 जो है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 3 का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। तो वो क्या अपवाद है ये देखते हैं इसको। यदि रिपोर्टेड पार्ट का जो स्पीच है, यानी कि इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ जो सेंटेंस है या स्पीच है, अगर वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब सार्वभौमिक सत्य, या कोई हैबिचुअल एक्शन हो जो किसी की आदत प्रकट करता हो, या किसी की मैथमेटिकल ट्रूथ हो, या कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, या कोई आइडियोमेटिक ट्रूथ हो। आइडियोमेटिक ट्रूथ मीन्स मुहावरे वाला, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक आइडियोमेटिक ट्रूथ है। साइंटिफिक ट्रूथ है कि द अर्थ पुल्स ऑल द थिंग्स टूवर्ड्स इट। ओके, या फिर मैथमेटिकल ट्रूथ जैसे लिखा है माई फादर सेड टू मी 2 और 2 makes 4। और हैबिचुअल एक्शन जैसे डॉग बॉक्स। और यूनिवर्सल ट्रूथ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, तो ये जो सेंटेंसेस अगर इस तरीके के आए, अगर इन सब चीज़ों का भाव निकल कर आता है, तो इनके टेंस में या इनके वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, बस इन सेंटेंस को दैट से जोड़ देना है। ओके, जैसे ये सेंटेंस है तो इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होना है। द टीचर सेड है तो सेड ही रहेगा, दैट, और उसके बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन कर देना है। माई मदर सेड दैट द डॉग बार्क्स। यहाँ पर लिखा माई फादर सेड टू है तो इस बार टोल्ड कर देंगे मी दैट 2 और 2 makes 4। ओके, तो इस प्रकार से आपके रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट थे असर्टिव सेंटेंस के। ओके, अब हम आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस से कुछ स्पेशल कंडीशन वाले रूल को। ओके, तो स्पेशल रूल में सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि कभी कभी रिपोर्टिंग पार्ट में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आते हैं। वोकेटिव केस या कॉलिंग केस या नॉमिनेटिव केस कहिए, जो भी कहिए, इसका मतलब ये होता है जैसे हरी के बाद कॉमा लगा है, मतलब किसी को उसका नाम लेकर के उससे कोई बात कही जाए। ओके, तो इनडायरेक्ट मानते समय इन नाउन्स को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो देखिए जैसे ये लिखा है द टीचर सेड कॉमेंट कमा हरी। अब आप सोच रहे हो कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड को नहीं बदला जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये जो हरी आया है, हरी के बाद कॉमा, उसके बाद लिखा है आई शेल गिव यू अ पेन, तो ये आपका वोकेटिव केस का नियम होता है। तो ये वोकेटिव केस का जो नाउन है इसको हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द टीचर सेड। अब यहाँ पर ये हरी इधर आएगा तो सेड टू हरी हो जाएगा, तो टोल्ड हरी कॉमा एंड कॉमा की दैट लगेगा, फिर आई। अब देखिए यहाँ पर चूँकि मैंने आपको प्रोनाउन के परिवर्तन नहीं बताए हैं। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को मैं यूज़ कर रहा हूँ,
तो आप परेशान ना होइएगा। आप यहाँ पर प्रोनाउन को अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगा उसमें प्रोनाउन के परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझाऊँगा। शायद इस तरीके से किसी ने आपको समझाया भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, ये बाद में समझाऊँगा इसको, ठीक। तो आई को चेंज करेंगे जब द टीचर के अनुसार तो हो जाता है ही, और आई के साथ सेल है तो ही के साथ हो जाएगा विल, अब विल का हो जाता है वुड। ओके, गिव, अब यू का हो जाएगा हिम, अब पेन। तो मुझे जो समझना है वो ये प्रोनाउन के यूज अभी मैं बाद में समझा दूंगा। पहले आप समझिए ये कि वोकेटिव केस का रूल समझिए। यहाँ पर हरी है तो हरी को हम कॉमा एंड कॉमा के पहले ले आते हैं, नाउन को रिपोर्टिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वही हमने इसमें अप्लाई किया है। अब देखिए जरा इस सेंटेंस को, अब इस सेंटेंस में जरा देखिए, एक इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा है और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा है। ओके, तो देखिए द ओल्ड फार्मर सेड, ओल्ड फार्मर में कहा, अपने लड़कों से कहा कि आई एम प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर देम, कि मैं जो है उन लोगों के लिए ये पेड़ जो है लगा रहा हूँ। तो इसको देखिए जो इसको पहले आप सही कर लीजिए। तो हमारा अगर इसको हम सही करके लिखेंगे सेंटेंस को तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा सेंटेंस, द ओल्ड फार्मर सेड, कॉमा एंड कॉमा, माई सन्स कॉमा आई एम प्लांटिंग डैश 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 डैश। ओके, तो अब ये हमारे लिए हो गया क्वेश्चन। अब बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा आप समझ सकते हैं, द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स, माई चेंज हो जाएगा, हिज सन्स हो जाएगा ओल्ड फार्मर के लिए, कॉमा क्या हो गया, क्या हो जाएगा, दैट ही वॉज प्लांटिंग डैश डैश डैश, जो भी आगे। ओके, तो ये हमारा है रूल नंबर 1, जिसको कहते हैं स्पेशल रूल नंबर 1। ओके, तो इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसी के जैसा इसके बाद वाला रूल है, आइए ज़रा उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं रूल नंबर 2 को, एड्रेसिंग वाले सेंटेंस। देखिए कुछ ऐसे वोकेटिव केस के जो अभी मैंने इससे पहले जो वोकेटिव केस पढ़ाया आपको, तो देखिए वोकेटिव केस के तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं और उसी सेंटेंस को चाहे तो हम एड्रेसिंग का यूज़ करके बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संबोधन वाला शब्द आया है किसी नाउन किसी व्यक्ति के लिए, तो हम या तो उसको ऑब्जेक्ट बनाकर कर लें या फिर एड्रेसिंग का यूज़ कर लें। तो देखिए हम एड्रेसिंग का यूज़ भी बता देंगे आपको, और इससे पहले ऑब्जेक्ट का रूल तो बताया ही था। देखिए पहले तो हम आपको ऑब्जेक्ट वाला के तरीके से बता देंगे कि उसको कैसे करेंगे। तो आइए पहले सीखते हैं ऑब्जेक्ट के तरीके से कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे, हम इस दिए हुए सेंटेंस को हम पहले इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, इसी को हम अगर क्वेश्चन बदलें तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा, द मदर सेड टू हिज नॉटी बॉय, कॉमा कॉमा। अब ये हो जाएगा यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। ओके, तो हमारा ये सेंटेंस हमने इसको कुछ चेंज किया अपने अकॉर्डिंग, द मदर सेड टू हिज नॉटी बॉय। अब इसको जब बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस बदल जाएगा, द मदर टोल्ड हिज, अब हर हिज नहीं होगा, सॉरी हर होगा, हर नॉटी बॉय दैट। अब जो आगे बनता है वो हमारा सेंटेंस बन गया। ओके, अब देखिए अब यू को चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉटी बॉय के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज हैव का हैड बीन फाइटिंग अगेन। लेकिन हमको जानना है एड्रेसिंग के नियम से, अगर इसको एड्रेसिंग एज का प्रयोग, अगर हमको इसको एड्रेसिंग एज का प्रयोग करके बनाना है तो एड्रेसिंग एज का मतलब होता है संबोधन करके, किस नाम से अपने पुत्र को उसने संबोधन किया। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है जरा सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा भाई। बनेगा देखिए एड्रेसिंग, ओके, हर सन अपने पुत्र को संबोधन किया, एज माने किस नाम से, एज अ नॉटी बॉय के नाम से। तो एड्रेसिंग हर सन, उसने अपने पुत्र को एड्रेस किया एज ए नॉटी बॉय, नॉटी बॉय कह करके, द मदर सेड, द मदर सेड। अब उसके बाद दैट से हम सेंटेंस जोड़ेंगे, और दैट के बाद क्या हो जाएगा, यू, और यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार, नॉटी बॉय के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन
फाइटिंग अगेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया एड्रेसिंग एज का। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर एड्रेसिंग एज के तरीके से अगर सेंटेंस बनाना है तो हम लिखेंगे एड्रेसिंग, उसके बाद किसको एड्रेस किया, अपने पुत्र को किया, किस नाम से किया, नॉटी बॉय करके, और उसके बाद किसने कहा, द मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये रूल नंबर 2 भी हो जाता है समाप्त। तो आइए अब जल्दी जल्दी देखते हैं रूल नंबर 3, 4, 5 और 6। ओके, आइए देखते हैं अपने रूल नंबर 3 को। तो रूल नंबर 3 जो है हमारा वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग जो पार्ट है अगर उसके सेंटेंस में कहीं नीड नॉट आया हो, नीडेंट आया हो या नीड नॉट आया हो, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तुमको नहीं बदलना है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ से कहा आई नीड नॉट गो देयर नाउ, अभी हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस सेंटेंस को आपको बनाना है तो लिखेंगे ही टोल्ड हिज वाइफ दैट, अब यहाँ पर आई चेंज होगा किसी ने, ही के अनुसार, तो लिखेंगे ही। अब नीड नॉट को हमको वैसे ही रहने देना है स्टूडेंट, चेंज नहीं करना है। ओके, हाँ, नाउ का दिन हो जाता है, ये भी निकटता पर करने वाले शब्दों में परिवर्तन अभी नहीं पढ़ाया गया है, अगले वीडियो में ये भी हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो नीड नॉट और डेयर नॉट दोनों होते हैं, ये एक मार्जिनल वर्ब होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं चेंज करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं रूल नंबर 4 को। तो स्पेशल रूल नंबर 4 जो हमारा वो ये है कि यदि सेंटेंस में वेल या यूसी आया हो, यदि किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टेड पार्ट होता है, अगर उस रिपोर्टेड पार्ट में वेल या यूसी आया है तो इनडायरेक्ट जब इसको हम बनाएंगे तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये निरर्थक शब्द होते हैं, इनका कोई अपना कोई वास्तविक मतलब या वास्तविक मीनिंग कोई नहीं होती। ओके, तो अगर इसको बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, माई मदर सेड, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी, सेड वेल हरी, तो अब हरी इसका पार्ट है क्योंकि यहाँ पर कॉमा भी लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड हरी दैट। वेल को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर यहाँ यूसी होता तो भी लिखने की कोई ज़रूरत ना होती। अब आई चेंज करेंगे माई मदर के अनुसार तो हो जाएगा सी, और सेल का हो जाएगा विल, अब विल का हो जाएगा वुड, गिव, यू चेंज होगा हरी के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम अ प्राइज। ओके, तो ये हमारा रूल नंबर 3 था और रूल नंबर 4 था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी रूल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अपने रूल नंबर 5 और 6 को। फ्रेंड्स, ये है हमारा रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि यदि किसी सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस कोई कंडीशनल सेंटेंस हो, और जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो इफ से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो अगर कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट हुआ है तो आपको इफ से डरना नहीं है, आपको आराम से इसको करना है, इफ से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो उसके वर्ब को बदलें या ना बदलें। देखिए कैसे बनाए सेंटेंस, सीता सेड कॉमेंट कमा इफ माई कॉलेज वर नियर। देखिए सीता सेड कॉमेंट कमा, जब दैट हो गया, इफ हो गया, माई को चेंज की सीता के अनुसार, हर हो गया, कॉलेज, वर्ब को आप चेंज कर लीजिए, हैड बीन या फिर रहने दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नियर द हाउस कॉमा लगा दीजिए, आई चेंज हुआ, सीता के अनुसार हो गया, सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रूल नंबर 5 भी समझ में आ गया। ठीक, कितना आसान है ये। तो आइए बात करते हैं अपने रूल नंबर 6 की। तो देखते हैं अपने, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अपने रूल नंबर 6 को। तो रूल नंबर 6 ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में कहीं थैंक यू आया हो या होप आया हो या फील आया हो तो हम क्या करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। आप एक काम करेंगे कि थैंक यू आया है तो थैंक यू को हटा देना है, होप आया है तो होप को हटा देना है, फील आया है तो फील को हटा देना है, और सेड हो या सेड टू को क्या कर देना है, थैंक कर देना है, होप को हटा करके होप्ड कर देना है, और फील को हटा के फेल्ट कर देना है। और अगर सेंटेंस में कहीं सर या मैडम आया है तो हम वहाँ रिस्पेक्टफुली का यूज़ जरूर करेंगे, ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्टफुली का यूज़ जरूर करेंगे। अब आइए देखते हैं अपने सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर थैंक यू सर। तो देखिए नौकर ने अपने मालिक को कहा थैंक यू सर। अब देखो रिस्पेक्टफुली ही तो बोलेगा ना वो, तो हम क्या लिखेंगे, द सर्वेंट, अब सेड टू को किसमें बदलना है, थैंक यू को हटा देना है, थैंक्ड में, थैंक्ड। अब किस प्रकार से धन्यवाद दिया होगा, रिस्पेक्टफुली दिया होगा कि नहीं दिया होगा, बताइए। तो हम क्या लिखें, द सर्वेंट थैंक्ड रिस्पेक्टफुली हिज मास्टर, या फिर द सर्वेंट थैंक्ड हिज मास्टर रिस्पेक्टफुली। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बताइए क्या सही होगा, कोई बताएगा इसमें क्या सही होगा। तो ये दोनों गलत होगा, बनेगा ऐसे, जब भी रिस्पेक्टफुली का यूज़ करना हो तो यहीं पर करना है, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड
हिज मास्टर। सेंटेंस ये बन गया। ओके, अब बचा क्या इसमें, सर के लिए हमने रिस्पेक्टफुली लगाया और थैंक यू के लिए थैंक कर दिया, काम खत्म। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा बन चुका है। आइए बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। मोहन सेड कमेंट कमा आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। तो भाई इसने फील किया है तो मोहन सेड को कर देंगे फेल्ट। क्या फेल्ट किया है, सॉरी। अब आई हट जाएगा क्योंकि मोहन आई दोनों एक ही व्यक्ति थे, तो आई मोहन फेल्ट सॉरी। देखिए इस सेंटेंस में कॉमा एंड कॉमा की अब कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि फॉर से जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो फॉर एक यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा होगा आपने। फॉर व्हाट, आई को चेंज करेंगे मोहन के अनुसार, ही हो जाएगा, हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, सेड। बन गया सेंटेंस। तो इसमें देखिए आपको दैट नहीं आया है, फॉर से ही सेंटेंस जुड़ गया है। यानी कि जब सेंटेंस में कहीं से फॉर आया हो तो हम वहाँ से अगर फॉर अगर मिल रहा हो तो फिर दैट लगाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर ये बन चुका है कंपाउंड सेंटेंस। आइए देखते हैं लास्ट सेंटेंस को। ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल गो होम टुडे। तो ये बनेगा सेंटेंस ही होप्ड दैट, ही होप दैट। अब हिज फ्रेंड विल का क्या हो जाएगा, वुड गो होम टुडे का दैट डे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैंने जितने भी आसान रूल, चाहे कंडीशनल रूल, चाहे स्पेशल रूल, जितने भी आपको मैंने रूल बताए हैं, ये आपको भरसक समझ में आया होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको ये रूल समझ में आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते होंगे, सब्सक्राइब भी किए होंगे अगर नए होंगे तो, और लाइक ज़रूर करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।